हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसमें अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और ये जो है ये आपका अर्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, अर्थ क्लास की। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये बुक मैंने पूरी देखी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सिक्स सेवन्थ में इसका मतलब समझिए, ये मान के चलिए 20% भी नहीं था, ठीक है। अर्थ क्लास की जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें अभी आप ये पहला और दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और दूसरा है मानव निर्मित वस्तुएं। ये देखिए, ऊपर सिलेबस को भी देख लीजिए। इसमें देखिए मानव निर्मित वस्तुएं तो यहीं पर है, ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं। हाँ, तो ये देखिए एक मानव निर्मित वस्तुएं हो गया और दूसरा यहाँ पर देखिए दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज महत्व मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित ये दूसरा हमारा चैप्टर है, ठीक है। ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब पूरी अर्थ की जो बुक है इसको आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि खूब अच्छे से इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके काफ़ी बनने के चांसेज हैं। बहुत अच्छी बुक है ये आप लोगों के लिए। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा मैंने स्लो इसलिए कर दिया था, असलियत ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया। अगर मैं पहले बता दूं देता तो आप लोग इसमें मतलब आपको निराशा लगती और मतलब हतोत्साहित आप लोग हो सकते थे, इसलिए मैंने ये नहीं बताया था। मेरे पास सेवन्थ, सिक्स और सेवन्थ की ही बुक थी और यर्थ की बुक मेरे पास नहीं थी इसकी। तो इसकी मैं लगातार मतलब कोशिश कर रहा था ये बुक मुझे मिल जाए। मैंने एक टीचर से, प्राइमरी टीचर से मांगी थी बुक्स, तो उन्होंने सिक्स और सेवन्थ की दे दी थी। अर्थ क्लास की बुक मैं खरीदने के लिए शॉप पे भी गया तो कम से कम 10 से 12 बुक स्टोर मैंने देखे, कहीं मुझे ये बुक नहीं मिली, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से आती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा परेशान था, इसीलिए थोड़ा स्लो भी था। अब हमें ये अर्थ क्लास की बुक मिल गई है, तो अब हम लोग इसको 3-3 वीडियो करके इसको कंप्लीट कर देंगे 5 तारीख तक, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को अब देखिए। इसमें संचार के क्षेत्र में, अब इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें ये तो फालतू की चीज़ें लिखी हैं कि इसमें संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सब तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो सिर्फ सीधे यहाँ पर कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में क्या किया, नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ई पोस्ट की शुरुआत कब की गई, तो वो की गई थी 2001 में, और किसने की थी, भारतीय डाक विभाग ने। तो इस तरीके से आप लोग ये एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है। अब सीधे सीधे जो सिर्फ जरूरी चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें देखिए ये लिखा है भारतीय अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, काफ़ी नाम सुना होगा, ठीक है। विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनकोस्पार, ठीक है, इनकोस्पार, ये कब का गठन हुआ था, ठीक है। तो इनकोस्पार कब का गठन 1962 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का, ठीक है। और इसके बाद सन 1969 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इसरो का गठन कब हुआ था, 1969 में। तो 19 नवंबर 1969 में इसरो का गठन हुआ था। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, ठीक है। आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें इनसेट वगैरह ये सब लिखा है। यहाँ पे देखिए एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जिसने हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपकरण उपग्रह प्रणाली है, ठीक है। यहाँ पर ये तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं। अब यहाँ पे देखिए भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर ली है, तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है, ठीक है। तो इसमें 2 कौन से हैं, इसमें एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये पहला ये हो गया, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको कहते हैं GSLV, ठीक है। GSLV मतलब जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पहले का है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरे का है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक। जिसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भूस्थिति उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। तो
पहला शैक्षिक उपग्रह अगर पूछा जाए तो हमारा है एडुसैट। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पर, ये देखिए, ये लिखा है एडुसैट, ठीक है। आकाश गंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल है जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा पाया गया है, ठीक है। इसकी पुष्टि जापान के कियो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। तो अगर ये पूछा जाए कि सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा जो ब्लैक होल है, उसकी पुष्टि किसने की? तो कियो यूनिवर्सिटी द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल रहा है, ठीक। अब इन्हें भी जाने, यहाँ पर देखे लिखा है अंतरिक्ष पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गार्गेन, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। और भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? लक्ष्य। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला, ठीक है। भारत का प्रथम चालक रहित विमान ये है लक्ष्य, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसके बाद रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, अब सीधे यहीं पे दिखा देख लीजिए कि भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीक विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन किया गया, ठीक है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्योंकि कहा गया है कि स्नातक लेवल पेपर बनाएंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ों को भी ये पूछ सकते हैं, इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ऐसे पूछ दें अगर कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है निम्न में से, और वो ऑप्शन 4 दे देगा, ठीक है। सतह से सतह मार करने वाली ही आपको बतानी है तो आपकी होगी पृथ्वी। ये आपकी सतह से सतह पर ही मार करती है, ठीक है। आधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक का नाम है अर्जुन। विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान बैक्रूज प्रणाली आदि डीआरडीओ की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं, ठीक है। आगे, अब इनको, ये जो फोटो आप देख रहे हैं इनका तो आप लोग जानते ही होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। शायद आगे कहीं लिखा भी होगा, नहीं लिखा है, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सन 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में आईएनएस कोच्चि, आईएनएस अरिहंत युद्ध पोतों का भी प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए आईएनएस अरिहंत या आईएनएस कोच्चि ये क्या है, तो ये क्या है? आपके युद्ध पोत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उद्योग के क्षेत्र में बस इतना ही है। यहाँ से देखिए बैल्को, हिंडैल्को और नैल्को, ये तीनों क्या है? ये हैं आपके एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिंडैल्को, नैल्को और बैल्को ये आपके क्या है, ये किसके नाम है? तो ये एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। इसके अलावा ओएनजीसी और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं, ठीक है। आगे, ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, यह एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय या अच्छे ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे हैं जिनकी फिर से भी पूर्ति की जा सकती है, मतलब खत्म नहीं होंगे, उनको दोबारा उनको यूज में किया जा सकता है, फिर से मतलब उनकी पूर्ति की जा सकती है, ऐसे अच्छे ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी पूर्ति नहीं की जा सकती, इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब एक बार खत्म हो गए तो फिर उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, वर्तमान और भविष्य ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ, यहाँ पे स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जा आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नवीकरणीय मतलब दोबारा प्राप्त करने वाले, ठीक है, अच्छे ऊर्जा स्रोत जो है, ठीक है, इनका प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत की गई। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत किस लिए की गई थी? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में, मतलब ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है सौर, तो उससे संबंधित ये यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, नीचे लिखा ही है। इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है, ठीक है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। आगे देखते हैं ई गवर्नेंस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 18 मई 2006 को शुरू राष्ट्रीय ई शासन यानी ईजीपी के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र सीएससी स्थापित किए गए। तो ये कब हुआ है? 18 मई 2006 के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं,
हमने सीखा, इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तो इसको भी रख लिया है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का आरंभ 2004 में हुआ। तो आईसीटी योजना कब शुरू हुई है? 2004 में। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक, अब ये देखिए ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। एजुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है, मतलब शैक्षिक उपग्रह पहला एजुसेट है। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र ये क्या है? सिंचाई के प्रमुख साधन है। ठीक, तो हमारा पहला चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है, तालिका दी गई है। ठीक, प्रयुक्त रेशे वस्त्र का नाम लिखा है, प्रयुक्त उसमें कौन सा रेशा यूज हुआ है और स्रोत क्या है उसके। तो सूती क्या है? सूती धागे से बने हैं और ये कपास से प्राप्त होते हैं। ठीक, इसका क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है, रेशों से क्वेश्चन जरूर आता है। ऊन, ऊनी वस्त्र जो है ऊनी धागे से बनते हैं और ये जंतुओं के बाल से प्राप्त होते हैं। रेशमी कपड़े जो होते हैं वो रेशमी धागे से होते हैं और रेशम के कीट द्वारा होते हैं। टेरिलीन ये संश्लेषित रेशा है, मतलब ये मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ये धागे संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे मतलब मानव निर्मित रेशे कौन कौन से हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन है नायलॉन, टेरिलीन या डेक्रॉन या पॉलिस्टर। ठीक है, अब आगे देखिए, संश्लेषित रेशे के बारे में यहाँ पे दिया गया है। नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। ठीक है, तो ये बस यही आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आपके संश्लेषित रेशे में आते हैं। प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे देखिए, रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनल क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। तो प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण पूछे जा सकते हैं, तो कौन कौन? बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए थर्मोप्लास्टिक देख लीजिए। थर्मोप्लास्टिक में क्या है? ठीक है, इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। इस कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलीथीन, पॉलीवाइनल क्लोराइड, पीवीसी जिसे कहते हैं आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। तो कौन कौन से? पॉलीथीन, पॉलीवाइनल क्लोराइड। अब देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? इस प्रकार के प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर और खुरदरे हो जाते हैं, किंतु इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता। बैकेलाइट एवं बैकेलाइट जो है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका पुनः चक्रण नहीं है। अब यहाँ पे देखिए प्लास्टिक और पर्यावरण। पदार्थ जो प्राकृतिक पर्यावरण प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जो आसानी से अपघटित हो जाता है वो जैव निम्नीकरण कहलाता है, जो नहीं होता है वो जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। अब देखिए प्लास्टिक की उपयोगिता क्या है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे देखिए पॉलीथीन, पॉलीथीन से थैली ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में प्रयोग किया जा सकता है पॉलीथीन। एक्रिलिक का कार एवं ट्रकों की खिड़की बनाने में, क्वेश्चन ऐसे आता है कि कार एवं ट्रकों की खिड़की बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्रिलिक। ठीक है, ये प्लास्टिक कौन सी होती है? एक्रिलिक। पॉलीप्रोपिलीन, इससे रस्सी रेसे मजबूत पाइप बनाने में। स्टाइरोन, थर्माकोल, इसका पैकिंग में, संचायक सेल के केस बनाने में, खिलौने बनाने में। मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेलामाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्रिलिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेलामाइन बर्तन बनाने में। बैकेलाइट बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाने में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मारोधी परत चढ़ाने में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये टेफ्लॉन, बैकेलाइट, ठीक है, मेलाइन और एक्रिलिक, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद कांच के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर कांच कोई यौगिक नहीं है, कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन मिश्रण होता है। अब यहाँ पे देखिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। ठीक है, गर्म करने पर वह नर्म हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। ठीक है, कांच की जो है वो गर्म करने पर नर्म हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। कारण है कि कांच को ठोस ना कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच को क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव्य। ठीक ठीक, आगे ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।
इनके प्रकार देख लीजिए। साधारण या मृदु कांच, ये क्या है, या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इनका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जा सकता है। ठीक। कठोर कांच, ये पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इनका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परखनली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, ये क्या होता है, यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बेरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र बनाए जाते हैं। तो प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र किससे बनाए जाते हैं, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच द्वारा। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी इसी फ्लिंट कांच से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मृत्तिका। मृत्तिका क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मृत्तिका किसे कहते हैं, भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बनाए गए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के आदि बर्तनों का अवलोकन करें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं, जिन्हें चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहा जाता है। ठीक है, तो पके हुए बर्तनों को क्या कहा जाता है, मृत्तिका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका है। तो जो चीनी मिट्टी है वो एक प्रकार की क्या है, सफ़ेद मृत्तिका। आग्नेय चट्टानों में फेसपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, फेसपार खनिज के क्षरण होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों से। और लास्ट यहाँ पे है साबुन के बारे में दिया गया है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे से थोड़ा सा क्रॉप है, इसलिए यहाँ पर दोबारा शायद ये लगा है। हाँ, यहाँ पे देखिए साबुन, यही वही वाला पेज है, यहाँ पे 2 बार लग गया था, लेकिन इसमें सही है। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन काहे के लवण होते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम के। सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इन्हें प्रायः सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब अपमार्जक क्या कहता है। ठीक है, सीधे देख लिया, अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं, इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये दोनों हमारे जो चैप्टर हैं, और इसमें आपने देखा होगा ये इंपॉर्टेंट भी हैं काफ़ी। अब इसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें थी इसमें, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन, एडसेट वगैरह के पूछा जा सकता है, इसरो के लिए पूछा जा सकता है। ये सब चीज़ें इससे पूछी जा सकती है। लेकिन जिसके बाद जो चैप्टर्स हैं, आप लोग 8th क्लास की जिनके पास बुक है वो लोग देख सकते हैं उसमें कि कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें हैं। ठीक है, तो 8th क्लास के जो ये चैप्टर्स हैं, ये आपके कल से परसों तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और इनको एक भी मतलब इसको प्लीज़ इसको बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, मैंने इतना किसी के लिए आग्रह नहीं किया है, क्योंकि 6th-7th में उसको भी छोड़ना नहीं था, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें बहुत छोटी छोटी दी थी, जो लोग पढ़ते नहीं है वही क्वेश्चन आ जाता है, तो उनको लगता है बहुत टफ है। ठीक है, तो उनको भी छोड़ना नहीं था, लेकिन मैंने उसमें ये नहीं कहा था कि मतलब इतना फोर्स नहीं किया था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, 8th क्लास की मैंने बुक देखी, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको जरूर देखें। तो दोस्तों, इसमें अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ बताइए, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।